हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और रशिया के रिलेशन। इससे पहले हमने इंडिया एंड यूएसए के रिलेशन पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आपको नहीं पता है तो हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 6 को कवर किया हुआ है। इसमें हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ रहे हैं। इसके अब तक 3 से 4 वीडियोस मैंने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। उसमें मैंने एक इंडिया का नेचर या इंडिया के बिहेवियर को डिस्कस किया था, और उसी के साथ मैंने स्टार्ट किया था इंडिया के जो रिलेशंस है वो मेजर पावर के साथ किस तरीके से शेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशंस के बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन मेक श्योर कि पहले आप वो वीडियो देख लें, देन उसके बाद आप ये वाली वीडियो है, ठीक है। बेहतर रहेगा कि आप सारी चीज़ें सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आने लगेंगी। तो बिना डिले किए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हो ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई हाथ मिला रहे हैं, इनके रिलेशंस के बारे में अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। देन इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट एंड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे हम अभी रशिया की जगह यूएसएसआर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया से पहले जो फॉर्मर उसका नाम था वो यूएसएसआर था, जिसमें हम रशिया को ही यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है। जो कि रशिया कई अराउंड 15 नेशन को मिलाकर एक बहुत बड़ी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता था, ठीक है। तो यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन थे। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ हम क्या करते थे, इसको साझा करते थे, ठीक है। तो जो हमारे यूएसएसआर के साथ जो पार्टनरशिप रही, तो हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं एक म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर थी। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था, हमारे रिलेशन थोड़े से बिटर थे किसके साथ, यूएसए के साथ, क्योंकि उसको एक कांस्टेंट थ्रेट और कांस्टेंट फियर था कि हम इंडिया हमेशा किसके साथ रहता है, यूएसएसआर के साथ रहता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम एक म्यूचुअल ट्रस्ट, स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन और डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट से यूएसएसआर के बहुत करीबी और बहुत ही ज़्यादा कैसे फ्रेंड रहे हैं, लाइफ टाइम फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। And it continued after the disintegration of USSR in 1991 with the Russia as a successor state। तो आप अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में। और डिसइंटीग्रेशन के बाद जो प्रेजेंट डे आप मैप पर देखते हो, सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ी कंट्री मैं बोलूँ अगर जोग्राफिकल वाइज, वो है रशिया। तो रशिया उसका आज नाम पड़ा है, ठीक है। पहले क्या नाम था उसका, यूएसएसआर था। डिसइंटीग्रेशन की डेट भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की डेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड को डिस्कस करें देन प्री 1947 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उससे पहले हमारे रिलेशन कैसे थे इस नेशन के साथ, ठीक है। उस चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरीली हम किसके साथ डिस्कस करेंगे, 1947 की मैं बात कर रही हूँ। तो रशिया कब बना, 1991 में। उससे पहले वो क्या था, यूएसएसआर था, ठीक है। तो यूएसएसआर के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप थे उसको समझेंगे। देखो यूएसएसआर की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे नेशन स्टेट शामिल तो थे, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर थी या फिर जो होल्ड करके रखी थी वो यूएसए में, सॉरी यूएसएसआर में रशिया ही थी, ठीक है। तो आफ्टर ऑल रशिया बहुत बड़ी और एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री थी उस टाइम भी और आज के टाइम में भी, ठीक है। तो जब हम 1947 के प्री कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तब हमारा सपोर्ट था एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को लेके, ठीक है। नेशनल लिबरेशन मूवमेंट में अगर हम बात करें तो हमारा इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट किसने किया है, यूएसएसआर ने किया है। एंड यूएसएसआर व्यू इंडिया एज अ मेजर पोस्ट कॉलोनियल एशियन पावर, क्योंकि यूएसएसआर को लगता था कि इंडिपेंडेंस के बाद कहीं ना कहीं इंडिया एक बहुत बड़ी हमें कंट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये कंट्री इकोनॉमिकली कल्चरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो इस कंट्री के साथ हमें हमेशा कैसी दोस्ती बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड लीडर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, और उस टाइम क्या था, जैसे मैं अगर बात करूँ जवाहरलाल नेहरू हैं, बहुत सारे और हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूँ तो उनका आप इस यूएसएसआर में जाना, घूमना फिरना, ठीक है, इन सब से लगा रहता था। तो इंडिया के इन लोगों से कल्चरल टाइज बहुत थे, मीटिंग्स वगैरह में ये लोग मिलते रहते थे। तो यूएसएसआर हमेशा इंडिया को एक अपना फ्रेंड व्यू करता था, ठीक है। उसको ये था कि इंडिया जब भी इंडिपेंडेंस होगा तो कहीं ना कहीं हम इंडिया का फेवर करेंगे या फिर इंडिया हमारा फेवर करेगी, और हम मिलकर एशिया में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनेंगे, ठीक है। ये ऐसा यूएसएसआर सोचता था और ये सच भी था। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप
हमारे इस्टेब्लिश हुए वो 1947 से हुए। एंड इंडिया फॉलो नॉन अलाइनमेंट। देखो, जब मैंने आपको यूएसए के साथ रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, तब मैंने आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा बताते हुए बोला था कि कोल्ड वॉर के टाइम ये पूरी वर्ल्ड थी, या जो मेजर पावर थी वो दो ब्लॉक में डिवाइड हो गई थी, जिसमें एक नेटो यूएसए चला रहा था और वॉर्सो पैक्ट के तहत यूएसएसआर में कई सारी मेंबर कंट्रीज थी। तो इंडिया के पास दो ही चॉइस थी, या तो वो नेटो को ज्वाइन करे या फिर दूसरा जो वर्साओ पैक्ट है यूएसएसआर का उसको ज्वाइन करे। लेकिन इंडिया ने एक तीसरा पाथ अपनाया जो नॉन अलाइनमेंट निकल कर आया, ठीक है, जिसको नैम कहते हैं, जिसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। तो इंडिया ने एक नया इनोवेशन किया। इस इनोवेशन से यूएसए तो बहुत बौखला गया था, उसको बहुत गुस्सा आया था कि अभी अभी आज़ाद हुए हैं, और इनकी इतनी हिम्मत बन गई कि उन्होंने एक तीसरा ब्लॉक बना लिया था। वो दोनों जो ब्लॉक थे वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में थे, यूएसए कंपटीशन में था, यूएसएसआर कंपटीशन में था। लेकिन नैम जो था ब्लॉक वो कंपटीशन में नहीं था। वो सिर्फ ये चाह रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड खासकर कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, हम उनको सपोर्ट करें, ठीक है, हम उनको डीकोलोनाइज होने में सपोर्ट करें, ये उसका प्राइमरी एजेंडा था। लेकिन यूएसए अपने अलग ही सोच रहा था। उसको पता था कि इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया है और इंडिया एशिया में कहीं ना कहीं बाद में जाकर एक बड़ी महाशक्ति बनेगा और हमें यूएसएसआर को काउंटर करने में मदद कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा उसका ये फेवर रहता था कि इंडिया नेटो को ज्वाइन करे। इंडिया को प्रेशराइज भी करते थे, लेकिन इंडिया ने कभी ऐसा कोई रूट नहीं अपनाया, ठीक है। तो इस चीज़ से यूएसए बहुत ज़्यादा बौखलाया था। लेकिन यूएसएसआर ने इंडिया के इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का काफ़ी रिस्पेक्ट किया। उसको अच्छा लगा कि चलो बढ़िया है, जो एशिया रीजन है हमारा ही रीजन एक तरीके से, तो वहाँ पे इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। इसलिए जो यूएसएसआर था वो पाकिस्तान से खफा रहता था, क्योंकि पाकिस्तान अल्टीमेटली किसका दोस्त बन गया था, यूएसए के दोस्त बन गया था। और इंडिया किसका दोस्त बन गया था, इंडिया बन गया था यूएसएसआर का दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो इंडिया का यूएसएसआर का जो स्टैंड था वो काफ़ी रिस्पेक्टेड था इंडिया को लेकर, ठीक है। एंड यूएसएसआर बिकेम मोस्ट रिलायबल इंटरनेशनल पार्टनर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। और जो यूएसएसआर था वो हमारा बहुत ही रिलायबल पार्टनर बन गया था जब कोल्ड वॉर का टाइम था। अगर मैं 1947 के वॉर की बात करूँ, जब यूएसए की मदद की थी पाकिस्तान ने, तो हमारी जो मदद थी वो हमारी यूएसएसआर ने ही की थी, ठीक है। तो हमारे भाई, जिसने मुसीबत में साथ दिया उसके एहसानों को कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। उसने हमारी बहुत मदद की है और हमें उसकी फ्रेंडशिप हमेशा आगे तक निभानी चाहिए। यही हमारे असूल कहते हैं। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वही है जो डोमेस्टिक लोग सोचते हैं, जो हमारे अंदर बिहेवियर या हमारी जो परिभाषा है, ठीक है। हम लोग तो हम सारे ह्यूमन नेचर को भी आइडियलिस्ट मानते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, रियलिज्म की थ्योरी अलग चीज़ है, वो पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होती है, बट कहीं ना कहीं हमारे जो कोर वैल्यूज़ है वो ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से थे हमारे यूएसएसआर के साथ रिलेशनशिप। देन हम इसमें देखेंगे आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, मतलब हम लोगों में कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है तो कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है, या फिर हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो सोवियत यूनियन की एडमायर करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं कि हाँ सोवियत यूनियन ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है, या फिर उनको हमारे यहाँ हमारे कल्चर में कोई चीज़ ऐसी है जो पसंद आती हो, जो उन्होंने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट की हो। तो वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनके सबसे पहले जो शेयर्ड प्रिंसिपल हैं, दोनों ही जो शेयर करते हैं वो एंटी इंपेरियलिज्म की पॉलिसी, दोनों ही इस पे अब बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। साथ में एंटी कॉलोनिज्म की जो नीति है, जिसमें हम किसी दूसरे नेशन को कॉलोनी बना लेते हैं, वहाँ पे एक लंबे अरसे से राज करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ की जनता को परेशान करते हैं। तो इस पॉलिसी पर दोनों ही कैसे हैं, बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ठीक है। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं इस पूरी दुनिया में, मतलब कि ये टेररिज्म, ये आर्मफुल रिवोल्यूशन, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, आप भी शांति से रहो और हम भी शांति से रहो। तो ये हमारे शेयर्ड प्रिंसिपल है, दोनों ही कंट्री इनको फॉलो करती हैं। अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो वो सोवियत की अचीवमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है। सबसे पहले जो एडमायर करता है वो प्लानिंग की। जो सोवियत यूनियन में था वो काफ़ी सारी प्लानिंग थी, जैसे कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, इंडिया में जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू का जो आउटलुक था फॉरेन पॉलिसी को या डोमेस्टिक पॉलिटी को लेकर, वो सोशलिज्म पे पैटर्न था, ठीक है। सोशलिज्म को ये हमेशा से कैसा मानते थे, अच्छा मानते थे और एक बेहतर स्ट्रक्चर मानते थे किसी भी देश के लिए। वहीं इस टाइम की अगर मैं रशिया की बात करूँ, रूस की बात करूँ या यूएसएसआर कह रहे हैं, वहाँ पे आपको पता होगा लेनिन का राज्य था, ठीक है। लेनिन आए, उनके उसके बाद स्टालिन आए। स्टालिन का जो इनिशियल पीरियड था वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था जो उनका लेटर पीरियड हो गया, क्योंकि स्टालिन बाद में चल के एक डिक्टेटर टाइप बन गए, या फिर स्टालिन ने
जो सोशलिज्म था या कम्युनिज्म था उसको इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया, इतना ज़्यादा कि जो लोग उसके खिलाफ होते वो उसको मरवा भी देते थे, ठीक है। स्टालिन का मतलब बहुत एक क्रूर ही बोलेंगे उनको। लेनिन नहीं थे, लेनिन तो हमेशा वर्कर्स के सपोर्ट में रहते थे, एक ऐसी इकोनॉमी को एडवोकेट करते थे जो वर्कर्स की मेहनत पर बनी हो, वर्कर्स के खून पसीने से बनी हो, ठीक है, और उसमें वर्कर्स को ही सबसे ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है। तो जो हाँ, जो लेनिन के आइडियाज़ थे वही भाई जवाहरलाल नेहरू के आइडिया हैं। तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर किसकी तरफ टिल्ट करेंगे? एक ऐसे नेशन की तरफ टिल्ट करें ना जिसके गोल हमारे जैसे हों। तो सेम वहीं जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हीं की वजह से क्या हुआ, हमारे रशिया से काफ़ी अच्छे रिलेशन बने हैं उस टाइम पीरियड के, ठीक है। तो हमेशा इंडिया एडमायर करता था जिस तरीके से सोवियत यूनियन में प्लानिंग है और इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी यूनिट बना रखी थी अपनी कंट्री में प्रोडक्शन की। सारा प्रोडक्शन किसके हाथ में था बताओ? स्टेट के हाथ में था, ठीक, मतलब सारा प्रोडक्शन वहाँ पे कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि कौन क्या प्रोडक्शन करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा, कितना कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो ये भी प्लानिंग किसकी थी? इंडिया की। इंडिया की मैंने जब बात की थी, इंडिया के बारे में जब थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था, तो इंडिया की जो इनिशियल पॉलिसी थी वो किस तरीके से थी? वो काफ़ी सेंट्रलाइज पॉलिसी थी, ठीक है। सब कुछ सरकार कर रही थी, सब कुछ सरकार के हाथों में था। तो ये कहाँ से आई, कहाँ से सीखा? तो वो यूएसएसआर से सीखा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंडिया बहुत ज़्यादा एडमायर करता था क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी था यूएसएसआर, और इंडिया की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी यूएसएसआर ने, ठीक है। इस यहाँ पे कई सारे प्लांट वगैरह लगे हैं जो यूएसएसआर या रशिया के द्वारा ही लगाए गए हैं इंडिया में। और उस टाइम की मैं बात करूँ तो ये जो रशिया था या फिर यूएसएसआर था जिसको हम कह रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी महाशक्ति था, ठीक है। उसके साथ उसके पास बहुत सारे वेपन्स थे, वॉरशिप्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो टेक्नोलॉजी और साइंस में भी यूएसएसआर बहुत बहुत ज़्यादा आगे था, और इन्हीं सब चीज़ों की इंडिया ने क्या किया, एडमिरेशन किया है हमेशा से सोवियत यूनियन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे हम इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन को डिस्कस करेंगे जो कोल्ड वॉर के टाइम थी। कोल्ड वॉर का समझ रहे हो, 1962 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब ये पूरी दुनिया दो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स में बटी हुई थी। तब हमारी क्या अप्रोच थी या फिर सोवियत की हम लोगों को लेकर क्या अप्रोच थी, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम किसी के बारे में सोच रहे हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारी पॉलिसी को किस तरीके से समझ रहा है। तो उसमें हम देखेंगे। देन यूएसएसआर ने इंडिया को कई बार सपोर्ट किया है, कई सारी चीज़ों में सपोर्ट किया है। तो प्राइमरीली उसने सपोर्ट किया है वेस्टर्न मिलिट्री जो अलायंस बनी थी, जो यूएस ने बनाई थी, जिसमें सेंटो और सीटो ये एशिया में बनाई थी, ठीक है। सेंट्रल साउथ एशिया की मैं बात करूँ, सेंट्रल एशिया में बात करूँ, तो यहाँ पर इन ट्रिटीज़ के तहत या फिर इन अलायंसेस के तहत यूएस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था इस पूरे रीजन में, जहाँ प्रेजेंट डे गल्फ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, इस रीजन में। तो इंडिया ने इन दोनों को ही साइन करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। वहीं पाकिस्तान ने इसको साइन कर लिया था, ठीक है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएस फेवर करता था और इंडिया से नफरत करता था, ठीक है। यूएस और पाकिस्तान का जो नेक्सस है, जब भी यूएस और पाकिस्तान की बात आती है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो यूएसएसआर ने हमेशा हमारी मदद की है, हमारा सपोर्ट किया है, ठीक है। यूएसएसआर वोटेड रेजोल्यूशन अगेंस्ट इंडिया एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और जो यूएसएसआर है उसने क्या किया है, हमेशा इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा सपोर्ट किया, ठीक है। जब भी इंडिया बात करता है कि वीटो पावर को ख़त्म कर दिया जाए या फिर वीटो पावर की जो पावर्स हैं उसको एक्सटेंड करके और भी सारे नेशन को दे दिया जाए, तो उसमें हमारा फेवर यूएसएसआर तो नहीं है, हमारा फेवर रशिया हमेशा करता है कि हाँ इंडिया को भी वीटो पावर देनी चाहिए। इंडिया भी एक ग्लोबल वॉइस रखता है, ठीक है। उसके जो भी फैसले हैं या उसकी नीतियां हैं वो भी क्या कर सकती हैं, वर्ल्ड में पीस स्टेबिलिटी को ला सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं हम। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट हम 1955 में आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे नेहरू एंड बेल्जियन विजिट, ठीक है। तो यहाँ तो इनकी इम्पॉर्टेंट विजिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेहरू हमारे कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, और जो बल्गेनियन है ये उस टाइम पीरियड की बात को, इनका नाम पूरा निकोलियन ऐसे बल्गेनियन है, पूरा मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो इनकी 1955 में यहाँ विजिट हुई थी, ठीक है। और इसकी जो लैंडमार्क विजिट की अगर मैं बात करूँ तो नेहरू ने कई बार यूएसएसआर में विजिट किया है, और उसी तरीके से जो सोवियत लीडर्स हैं वो कई बार इंडिया आ चुके थे उस टाइम पीरियड में और इंडिया में विजिट कर चुके, ठीक है। जब किसी नेशन का लीडर यहाँ आता है, पॉलिटिकल लीडर आता है, प्राइम मिनिस्टर या
रेसिडेंट आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात होती है, ठीक है। वो हमारे इंडिया में आके विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो यहाँ पे कोई ना कोई पर्पज़ से आते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर विजिट कर रहे हैं तो उसमें नेशन का कोई ना कोई इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पिकनिक मनाने, टूर मनाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको या तो इन्वाइट किया गया है, इन्वाइट नहीं किया गया तो कोई अलायंस, कोई ट्रिटी या फिर कोई ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा होगा जिसमें उनकी प्रेजेंस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इट स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल ट्रस्ट। जब कोई आपके घर आ रहा है, आप उसके घर पे जा रहे हो, तो क्या है, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बन जाता है। और जब बड़े नेशनल लेवल पर जब लीडर एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे की कंट्री में विजिट करते हैं, तो एक पॉलिटिकल ट्रस्ट बना रहता है, साथ में इकोनॉमिक कॉपरेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिकली कॉपरेट करने के लिए राजी हो जाते हैं, कई सारे एग्रीमेंट साइन कर जाते हैं, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। कई तरीके की बातें होती हैं जब दो लोग आपस में आकर मिलते हैं, ठीक है। यूएसएसआर सपोर्टेड इंडिया ऑन कश्मीर इशू। और जो यूएसएसआर है वो भारत को हमेशा जो कश्मीर का मुद्दा है, जिसको पाकिस्तान एकदम रोता रहता है लेकर और यूएन पहुंच जाता है, उस पर हमेशा यूएसएसआर ने किसको सपोर्ट किया है, इंडिया को ही सपोर्ट किया है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉपरेशन की अगर मैं यहाँ बात करूँ, देन यूएसएसआर असिस्टेड इन इंडियाज़ 5 ईयर प्लान। अब देखो, जो इंडिया में 5 ईयर प्लान चलाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने शुरू किए थे, तो ये जो 5 ईयर प्लान है ये कहाँ से आया था, तो ये यूएसएसआर से आया था, ठीक है। ये सारे प्लान यूएसएसआर में चलते थे। यूएसएसआर में जब लेनिन की सरकार थी, तब उन्होंने 5 साल के लिए एक पूरा प्लान बनाया था, ठीक है, कि हम 5 साल में एग्रीकल्चर को इतना % बढ़ा देंगे, इंडस्ट्री को यहाँ तक कर देंगे, सर्विस सेक्टर को बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम पॉवर्टी, हंगर, इन सबको खत्म कर देंगे 5 साल के अंदर, ठीक है। ये हम क्या है, एक एजेंडा या रेजोल्यूशन सेट करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है वो कहाँ इंडिया में कहाँ से आई, यूएसएसआर से आई। अगर आप बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यूएसएसआर ने, जब इंडिया ने ये बोला कि हम भी 5 ईयर प्लान्स लाना चाहते हैं, तो यूएसएसआर ने हमारी काफ़ी सराहना की कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लॉन्ग टर्म इसमें बेनिफिट मिलेगा, आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। और यूएसएसआर ने इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी, ठीक है। जिसमें इनके मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो जो भिलाई स्टील प्लांट है ये है, बोकारो स्टील प्लांट है, ये सब हमने किसकी मदद से लगाए हैं, यूएसएसआर की ही मदद से लगाए हैं, ठीक है। उन्होंने इस यहाँ पर आकर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और हमारी कंट्री को क्या क्या है, सेल्फ सफिशिएंट बनाया, ठीक है। हैवी मशीन की बात करूँ, जो बिल्डिंग प्लांट्स हैं वो सब यहाँ पे जितने भी लगे हैं, मोस्टली कहाँ से आए हैं, यूएसएसआर या रशिया की हेल्प से आए हैं। क्योंकि जो रशिया है प्रेजेंट डे, वो अभी भी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसमें बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा आगे था। और इन सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से हमारे इकोनॉमी की जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो किस किस में हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। आप इंडस्ट्री लगा रहे हो भारत में आके, तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा यहाँ। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंट डेवलपमेंट बनेगा, हम यहाँ पे खुद से ही चीज़ों को क्या करने लगेंगे, डेवलप करना शुरू कर देंगे, या फिर हम खुद भी उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। एक बार हम क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, या फिर उस काम को हमने खुद से समझ लिया या सीख लिया, ठीक है। डिफेंस के मामले में भी जो यूएसएसआर है वो हमसे हमेशा कॉपरेट करता है। यूएस से हमारे डिफेंस का बहुत बड़ा सिस्टम जुड़ा हुआ है, जिसमें हम यूएसएसआर बिकेम द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर। जो यूएसएसआर है वो हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। हमारे अगर डिफेंस की मैं बात करूं, जितने आप गोला बारूद, टैंक वैंक देखते हो, फाइटर जेट्स देखते हो, ये ज़्यादातर कहाँ से आए हैं, ये हमारे सबके सब आए हैं रशिया से, ठीक है। इन्होंने क्या, जो MiG एयरक्राफ्ट है, मिग एयरक्राफ्ट है, टैंक हैं, सबमरीन से, ये सब के सब हमें कहाँ से मिले हैं, रशिया से मिले हैं, ठीक है। ये हमारे डिफेंस में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमें सब इक्विपमेंट्स देते हैं। डिफेंस के जितने भी नए नए मशीन्स आते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज आती है, सब में हमारी सारी, जितने भी आप इकोनॉमिक सेक्टर में जितनी चीज़ें सोच पा रहे हो, वो सब में हमारी रशिया मदद करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT जिसको हम कहते हैं, जिसमें रेयर थी कोल्ड वॉर पीरियड के सामने में, ठीक है। जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, मेरे पास, मैंने कोई इनोवेशन किया है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, तो मैंने अपने यहाँ के लोग आपके घर पे भेज दिए हैं, देन वो इंडस्ट्री या फिर वो जो टेक्नोलॉजी है वो आपके घर पे भी वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था वो यहाँ चला जाता था, तो वो स्टार बन गया तो जो यहाँ बेस्ट पॉसिबल प्रोड्यूस होता था वो यहाँ चला जाता था, और यहाँ जो बेस्ट प्रोड्यूस होता था वहाँ के लोग करते थे, तो वो अल्टीमेटली दूसरी कंट्री में आ जाता। इतने अच्छे दोस्त हो गए थे हम लोग, ठीक है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इसकी डेट याद रख लेना, 1971 में हमने फाइनली यूएसएसआर के साथ क्या किया था, पीस ट्रीटी साइन की थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, ठीक है। ये 9 अगस्त 1974 को साइन हुई थी, डेट भी याद रखनी है आपको। इसके अगर की फीचर्स की बात करूँ तो म्यूचुअल कंसल्टेशन की बात उसमें हुई थी, नॉन इंटरफेरेंस की बात हुई थी, और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात हुई थी, ठीक है। म्यूचुअली हम काफ़ी बड़े और अच्छे
अच्छे दोस्त पहले ही बन चुके थे, लेकिन हाँ भाई साइन करना तो एक ऑफिशियल चीज़ होती है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, हाँ भाई जो यूएसएसआर है उसने इंडिया को अपना दोस्त बना लिया है, या फिर वहाँ पे इंडियन जो लीडर है वो यूएसएसआर में विजिट कर रहे हैं, यूएसएसआर भी इंडिया में जाके विजिट कर रहे हैं। तो ये बोलबाला पूरी दुनिया में हो गया था, ठीक है। दूसरा, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी दोनों ने अपनाई थी। हम आपके आंतरिक मामलों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम उसमें बिल्कुल बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे, और किसी भी एक गोल पे स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, ठीक है। एंड इट वाज क्रूशियल ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, और 1971 में जब हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया था, ठीक है, हमने लिबरेट कराया था, तो हमारी सबसे ज़्यादा मदद किसने की थी, यूएसएसआर ने ही मदद की थी, ठीक है, अगेंस्ट पाकिस्तान एंड यूएसए, ठीक है। मतलब यूएस तो ऐसे कूद जाता था तुरंत कि पाकिस्तान बस थोड़ा सा चिल्लाए और मैं फटक से जाके उसकी मदद कर दूँ, ठीक है। तो वहीं पे जैसे ही मदद करने के लिए आ जाते थे, वहीं यूएसएसआर यहाँ कूद पड़ता था। यूएसएसआर की मैं बात करूँ, वो भले उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो 1991 के टाइम, क्योंकि पूरा स्टालिन ने सिस्टम ख़राब कर रखा था। कम्युनिज्म के नाम पे इतना रिजिडिटी हो गई थी उनके नेशन में, इतनी ज़्यादा अस्थिरता फैल गई थी कि लोग अपने ही सिस्टम, अपने ही सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। लेकिन स्टिल उस टाइम पीरियड में इनके पास जो डिफेंस इक्विपमेंट थे, या फिर डिफेंस इनका जो बजट था वो बहुत हाई था, ठीक है, क्योंकि ये लोग डिफेंस में सबसे ज़्यादा खर्च करते थे। यूएसएसआर का टूटने का कारण सबसे बड़ा एक डिफेंस भी बना, ठीक है। ये लोग डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, आर्म्स एम्यूनिशन में सबसे ज़्यादा खर्च करते थे, जिससे लोगों के मतलब लोगों की जो लाइफ है डेली, उस पर बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्ट कम कर पाते थे। पॉवर्टी नहीं हटा रहे थे, हंगर नहीं हटा रहे थे, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बहुत कम लोगों को हो पा रहे थे, ठीक है, नॉर्मल से भी नॉर्मल लाइफ जी पा रहे थे। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये अपना एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च कर रहे थे। तो जब डिफेंस में ये लोग इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम्हारा दुश्मन जो है सबसे बड़ा, वो जाके तुम्हारे दोस्त को मारा है, तो भाई तुम अपने सारे हथियार लेके उतर आओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी 1971 की। तो उसमें यूएसएसआर ने हमारी मदद की थी, और यूएस और पाकिस्तान ने मिलकर हमें हराने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। यहाँ पे नेक्स्ट हम डिक्लाइन आफ्टर 1991 डिस्कस कर लेंगे, जिसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का। उसके कॉजेज़ को समझ लेंगे अच्छे से, क्यों होता है इसका विखंडन। तो यहाँ पर 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको रिमेंबर रखना है, नोट में अपने ऐड कर लो, ठीक है। तो कोलैप्स हो जाता है यूएसएसआर का 1991 में। तो इंडिया ने क्या खोया भाई, इंडिया ने दोस्त खोया, अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर खो दिया, इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम खो दिया। मतलब 1991 में हम ही बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिटे हुए थे, क्योंकि यूएसएसआर ख़त्म हो गया था, ठीक है। हमारी जहाँ से मेजर सप्लाई आ रही है वो चेन ही टूट गई एक तरीके से, तो हमारी भी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो भी लचक गई थी ढंग से। तभी तो हमने 1991 में लिबरलाइज किया इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज किया सेक्टर को, और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में उतरे थे, ठीक है। तो उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि यूएसएसआर टूट गया था, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमिक सपोर्ट था वो एकदम से ध्वस्त हो गया था। एंड टेम्प्रेरी सेटबैक इन रिलेशनशिप। तो उस टाइम तो भाई हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहे थे, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी को ही संभाल रहे थे। तो हमारी उस टाइम यूएसएसआर से थोड़ी सी टेम्प्रेरी टाइप की थोड़ी दोस्ती हो गई थी, या फिर हम उससे थोड़ा सा दूर हो गए थे उस टाइम में। लेकिन हमारे रिलेशन उससे कभी भी नहीं बिगड़े, ठीक है। ऐसा कभी नहीं आया कि दोस्त भी परेशान है और हम भी परेशान है, तो हम मतलब उससे मिल नहीं रहे हैं, हमने उसको दोस्ती खत्म कर दी, नहीं, ऐसा कभी नहीं आया था। लेकिन हाँ, दोनों की टांग टूट गई थी 1991 में, तो वो एक मेजर चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। फिर भाई इंडिया से रशिया कैसे बना, भाई यूएसएसआर तो गया, अब बना ये रशिया, ठीक है। अब रशिया के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप है। देन रशिया इमर्ज एज अ सक्सेसर स्टेट। तो सक्सेसर स्टेट का मतलब होता है कि तुम्हारा जो यूएसएसआर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, टूट गया है, कुछ 15 देशों में बट गया था, और उसमें सबसे बड़ा जो निकल कर आया था वो था रशिया, ठीक है। रशिया ही यूएसएसआर था, यूएसएसआर ही रशिया था, ठीक है, एक तरीके से हम ऐसे मानेंगे। देन हमने 1993 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन किया, किसके साथ, रशिया के साथ। यूएसएसआर के साथ कब साइन किया था, 1971 में साइन किया था, लेकिन हमने रशिया के साथ कब साइन किया, 1993 में साइन किया, ठीक है। एंड रिलेशन रीडिफाइन इन पोस्ट कॉलोनियल वॉर कॉन्टेक्स्ट। और इसके जो रिलेशन थे, इसके जो रिश्ते थे, उसको एक बार नई वो मिलती है, एक नई शाइन मिलती है, जो पोस्ट कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में मिलती है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से पोस्ट कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद दोनों नेशंस ने क्या किया, आपस में फिर से कोई एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे जो 2000 में हुई थी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इस द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो ये डेट भी आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट को फिर से याद रखना है, ठीक है, नोट में इसमें रख लेना। तो 2000 में इंडिया ने और रशिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को डिक्लेयर किया था और 2010 में एलिवेटेड टू स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनर। और देखो 2010 में दोनों ने मिलकर बोल दिया था कि हमारा जो इंडिया है, या फिर इंडिया ने बोला था हमारा जो रशिया वो स्पेशल स्पेशल पार्टनर में आता है, ठीक है, स्पेशल एंड प्रिविलेज। मतलब हमारे पास अगर 4 दोस्त है 1 2 3 4, तो ये वाला हमारे लिए खास है, हम इसको पहले चुनेंगे, ठीक है। तो ओपन डिप्लोमेसी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे तो वो सबको पता रहता है, ऐसा कोई डुका छुपा काम नहीं रहता है। कोई भी नेशन डुक छुप के अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सरसाइज नहीं करता है, वो पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता होता है। तो सेम चीज़ है, 2010 में पूरी दुनिया को पता लग गया था कि हाँ, रशिया की और इंडिया की एक बहुत ही तगड़ी दोस्ती है, ठीक है, दोनों की बहुत ज़्यादा एकदम म्यूचुअल ट्रस्ट पे टिकी हुई पार्टनरशिप है और फ्रेंडशिप है, और दोनों हर सेक्टर में कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। फिर यहाँ डिफेंस कॉपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि यूएसएसआर तो चला गया, तो रशिया के साथ हमारे डिफेंस सिस्टम या फिर डिफेंस कॉपरेशन कौन कौन से पैरामीटर्स पे रहे। देन रशिया रिमेन इंडियाज टॉप डिफेंस पार्टनर। तो जो रशिया था वो इंडिया का तब भी, मतलब अपने विखंडन के बाद भी, एक टॉप डिफेंस पार्टनर बना रहा है, ठीक है। आज प्रेजेंट है हमारे बहुत सारे जो सबसे टॉप अगर मैं लिस्ट प्रायोरिटी लिस्ट की बात करूँ तो हमारे जो आर्म्स एम्यूनिशन सबसे ज़्यादा रशिया से अभी भी आते हैं, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आईएनएस विक्रमादित्य है, S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये सब हमें कहाँ से मिला है, ये पूरा हमें रशिया से मिला है, ठीक है। रशिया इतना ट्रस्टवर्दी है हम पर, और हम भी रशिया के बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कंट्री हैं, ठीक है। एंड जॉइंट प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट, दोनों क्या करते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्शन का यहाँ मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे मेरी कोई बड़ी सी कंपनी है इंडिया, जो इंडियन ओरिजिन की है, इंडिया उस पर भारत सरकार का आधिपत्य है, और यहाँ पे रशियन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर क्या कर रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे वो डिफेंस में हुआ, चाहे वो एग्रीकल्चरल मशीन की बात करूँ, चाहे इंडस्ट्रियल मशीन की बात करूँ, ये उन चीज़ों को क्या कर रहा है, दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, और को डेवलपमेंट का मतलब होता है, मैं मतलब कल को हम जो पॉल्यूशन मिटिगेशन है उसके लिए कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, कोई बहुत बड़ी मशीन बनाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, अपने साइंटिस्ट या अपने रिसर्चर रशिया में भेज दिए हैं, वो वहाँ जाके रिसर्च कर रहे हैं, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, जॉइंट पार्टनरशिप में कोई इस तरीके की चीज़ बना रहे हैं जो दुनिया जिसको देखने की कामना कर रही है, या फिर वो वर्ल्ड खुद सोच रहा है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एरियाज हैं जिन पे हम क्या करते हैं, रशिया के साथ कॉपरेट करते हैं, बिकॉज रशिया इज आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड के साथ आप जो जो करते हो तो वही इंडिया भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया एंड रशिया मल्टीलैटरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से ऐसी मल्टीलैटरल फॉर्म है जिसमें इंडिया और रशिया दोनों साथ साथ देखने को मिलते हैं। तो हमने पहले ब्रिक्स को ही डिस्कस किया था। यहाँ पे जो आर स्टैंड करता है वो रशिया के लिए स्टैंड करता है, और जो आई स्टैंड करता है वो इंडिया के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। SCO की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है उसको कमेंट में जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर आप ही को बताना है कहाँ पर है। RIC की बात करूँ तो रशिया, इंडिया एंड चाइना ये कॉपरेट करते हैं तीनों कंट्रीज, और G20 में भी रशिया और इंडिया दोनों क्या करते हैं, साथ में आते हैं। एंड दे बोथ शेयर्ड विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है इस पूरी दुनिया में कोई एक महाशक्ति नहीं है, कोई दो महाशक्ति नहीं है, बल्कि सारी की सारी कंट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और सारी कंट्री कैसी हैं, पावरफुल है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे इंडिया रशिया एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंडिया रशिया का रोल, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देन रशिया सपोर्ट इंडिया परमानेंट UNSC मेंबरशिप। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी UN में एक वॉइस उठती है कि जो और ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, चाहे ब्राज़ील हुआ, चाहे ये और सारी, मैं साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ की बात करूं, वो सारी कंट्रीज़ भी UNSC में क्या करती हैं, परमानेंट सीट लेने को अर्ज करती हैं। तो उसमें सबसे आगे निकल कर आता है इंडिया। इंडिया भी कहता है कि इसकी जो पावर्स हैं उसको क्या करो, एनलार्ज करो, और सारी कंट्रीज़ को इंक्लूड करो। तो इंडिया भी एक बहुत मतलब एस्पायरिंग फेस निकल कर आता है कि हम भी इसके परमानेंट मेंबर बनने लायक हैं, या फिर हमें भी वीटो पावर देनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी इंडिया इस तरीके की बातें करता है तो रशिया हमेशा इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है कि बिल्कुल इंडिया इस काबिल है, और इंडिया भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड नेशन में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में हमें दिखाई पड़ता है हर जगह, ठीक है। तो इंडिया को भी इतनी बड़ी शक्ति, या फिर इंडिया को भी एक वीटो पावर कंट्री बना देना चाहिए, ठीक है।
तो दोनों अपोज क्या करते हैं, सपोर्ट तो चलो यहाँ पे रशिया कर रहा है इंडिया को, लेकिन दोनों अपोज किस चीज़ पे करते हैं, तो दोनों अपोज करते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड डोमिनेंस में, ठीक है। मतलब ऐसा कभी ये नहीं होने देंगे कि इस पूरी दुनिया में एक ही कंट्री राज करे, ठीक है, ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरा है वेस्टर्न इंटरवेंशनिज्म। वेस्टर्न इंटरवेंशनिज्म का मतलब है जब भी कोई इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई बात हो जाती है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी ना करें, इंटरफेरेंस ना करें, तो इसके दोनों ही अगेंस्ट रहती हैं, ठीक है। रशिया और इंडिया दोनों ही कंट्री इस चीज़ के अगेंस्ट रहती हैं और इसको प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। दैन कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस की बात करूँ कि प्रेजेंट डे क्यों रशिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से मतलब मेजर रोल प्ले करता है। देन रशिया रिमेन्स अ रिलायबल डिफेंस पार्टनर, तो अभी तक ये हमारा सबसे बड़ा रिलायबल डिफेंस पार्टनर बना हुआ है। डिफेंस इक्विपमेंट की बात करूँ, कहीं भी क्वेश्चन आया तो सबसे बड़ा हम मार्केट हमारे लिए ओपन रखता है कौन, रशिया, ठीक है। एनर्जी सप्लायर है, ठीक है, ऑयल सप्लाई करता है, वीट जो गेहूँ वगैरह होते हैं वहाँ की भी सप्लाई हमें मिलती रहती है अक्सर, तो यूक्रेन से मिलती है क्योंकि यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर आई थिंक वीट का वही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनर्जी सप्लाई हमें आराम से किससे मिलती हैं, रशिया से मिलती हैं। बाकी इंडिया बैलेंस करता है अपनी रिलेशनशिप रशिया के साथ, यूएस के साथ और चाइना के साथ, ठीक है। अब यूएस की मैं बात करूं और चाइना की बात करूं, रशिया की बात करूं, ये तीनों बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, और तीनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन रशिया के साथ, चाइना के साथ और इंडिया के साथ, तीनों के साथ ही इंडिया क्या करता है, अपने रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। ना ही इंडिया फेवरेटिज्म की पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि एक नेशन को हमने फेवर कर दिया, ना ही वो न्यूट्रलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि हम पूरे कंट्री में या फिर नेशनल लेवल पे हम एकदम न्यूट्रल रहें, ठीक है। तो इंडिया जानता है कि उसको किस तरीके से बैलेंस करना है और तीनों को ही एकदम से प्रॉपर अपनी अपनी उस पे जगह पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम कंक्लूजन को डिस्कस कर लेंगे। देन इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन लेट फाउंडेशन ऑफ, देखो तो जो इंडिया और यूएसएसआर का जो रिलेशन था पहले, वो एक स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट पे बना हुआ था, ठीक है। दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। अगर मैं यूएसएसआर की बात करूँ तो अगर इंडिपेंडेंस से पहले भी यूएसएसआर ने हमारी बहुत मदद की थी। आपने अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा हुआ तो वो भी यूएसएसआर गए थे, वहाँ पे जाके कई सारे उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने की स्ट्रैटेजी वहाँ पे शेयर की थी, ठीक है। और यूएसएसआर ने हमारी हर वॉर में हर कहीं मदद की है। साथ में डिफेंस का सेल्फ रिलायंस सिस्टम इस्टेब्लिश करने की हमें हमेशा क्या की है, मदद की है। एंड इंडिया रिलेशनशिप कंटिन्यू एज, तो इंडिया और रशिया के प्रेजेंट डे रिलेशनशिप हैं वो किस तरीके से माने जाते हैं, एक स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह माने जाते हैं। हमें पता है कि हमारा जो सबसे स्पेशल फ्रेंड है वो कौन है, रशिया है, ठीक है। एंड इट इज़ सेंट्रल टू इंडियाज मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी विजन, और ये जो बात है वो क्या रहती है, इंडिया के जो मल्टीपोलर विजन है जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उसमें सेंट्रल फिगर रहती है, ठीक है। इंडिया भी नहीं पसंद करता कि कोई एक ऐसा नेशन हो पूरे वर्ल्ड में जो सबको कंट्रोल करे, जो सब कुछ कंट्रोल करे, और सेम ये अप्रोच किसकी रहती है, रशिया की रहती है। इसलिए दोनों ही एडवोकेट करते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे आज रशिया के साथ हमने रिलेशन को कवर किया है, पढ़ लिया है अच्छे से, और इससे बाहर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि रशिया के साथ हमारे रिलेशन किस तरीके से हैं, कैसे हम पढ़ते हैं। देन आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है देन मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ते रहो, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।